हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई पूरे मनोर और लगन से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारा पार्ट 1 हो चुका है, आज पार्ट 2 होने वाला है। बाल गोविंद भगत नॉन हिंदी क्लास 10th चैप्टर 4 है। तो आई होप कि आप सभी को कल वाला जो हम पार्ट 1 वीडियो बनाए थे समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई अपने किए होंगे। अगर कोई प्रकार का कल वाला वीडियो में दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, भैया ये दिक्कत है या सर वो दिक्कत है। आप कोई भी प्रकार के डाउट अपने कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, आप भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पढ़ाई को आगे की ओर। और हमारे साथ हिंदी और उर्दू और मैट्रिक की अच्छी से तैयारी करने के लिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए बिहार बोर्ड का हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं उसी के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आप वो दोस्त बनिए जो रील नहीं, जो पढ़ाई वाला वीडियो भेजता है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास एक किताब हिंदी का बुक ये वाला जो मैंने ले रखा है ये होना चाहिए, और एक प्यारा सा कॉपी और एक प्यारा सा पेन, जो मैं अगर पॉइंट बताऊं नोट पॉइंट, आप उसे नोट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल जहाँ तक हमने पढ़कर छोड़ा था आज उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर जितने भी हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तिक आई नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडों पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते। ऊंचे भिंडो मतलब पोखरा के जहाँ ऊंचा भिंड, ऊंचा जमीन थोड़ा होता है ना, ऊंचा तल, वहाँ पर जाके बैठ जाते और अपनी बंडी बजाने लगते थे। जाकर बैठते और अपने गाने टोरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारे के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब में देखिएगा, सुबह सुबह जब होता है तो पूरब में लालिमा छा जाती है सूरज उगने की। सुबह सुबह उठ के देखिएगा तो ठीक है, छा गई थी जिसकी लालिमा पर छा गई थी। अभी आसमान के तारे बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था, शुक्र तारा की ओर बढ़ रहा था। खेत बगीचा सब घर पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत्ति मालूम पड़ रहा था। उस रहस्य वातावरण में एक कुश की चटाई देखे होंगे आपने। कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली लालिमा ओढ़ बाल गोविंद भगत, काली कमली ओढ़ बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांत लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सुरूर में आते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। देखिएगा, सिंगर लोग जो गायक गाते हैं ऐसा ऐसा शायरी बोलता है, ऐसा ऐसा लाइन बोलता है, जैसे लगेगा कि अब खड़ा हो जाएगा, बैठे बैठे लगेगा खड़ा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। अब कोई सुर में एकदम गाता है ना तो वो अपनी कपड़ा का ख्याल नहीं करता है, मेरा कमली किधर गया और मेरा टोपी किधर गया। गाता है तो गाता ही रहता है। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारों की छांव में भी उनके मस्त के श्रमबिंदु तक जब तक चमक ही पड़ते हैं। गर्मियों में उनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। गर्मियों में उनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। घर के आंगन में वो आसन जमा बैठे
बैठते हैं और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुटते हैं अपने घर में। वो आसन जमा कर बैठते हैं और अपने गांव के वो कुछ गांव के प्रेमी जो थे वो भी आ जाते थे। खंजड़िया और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे चले आगे बढ़ते हैं। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। एक बार वो कोई बात बोलते हैं और उसकी प्रेमी मंडली उसे दोहराते हैं। दोहराते तिहराते धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से उस ताल स्वर और चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच की खंजड़ी खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठता। सारा आंगन नृत्य और संगीत के संगीत के ओत प्रोत में है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना और चरण उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटा हमारा इकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। किंतु इस कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। देखिए जो थोड़ा सा माइंड से कमज़ोर होता है लोग उनको और प्यार देना चाहिए, उनको और लाड दुलार से रखना चाहिए ताकि वो उनको अफसोस ना हो कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई। पतोहू बड़ी ही शुभ और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिक बनावट भगत के बहुत कुछ दुनियादारी से नेतृत्व कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है। सबकी इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देख कर दंग रह गया। बेटा को आंगन में चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढके रखा है। वहाँ कुछ फूल तो हमेशा रोपते रहते थे। उनका फूल का बागान भी था। यहाँ पर यह कह रहा है उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर भी बिखरा रहे थे। मतलब फूल जो लेटा है ना बेटा उनका वहाँ पे तो फूल बिखरा रहे हैं उन पर। आपने देखा ही होगा कोई मर जाता है तो उन पर फूल छिड़का जाता है। फूल कहाँ गए जी खींच कर ले आता है। ठीक है, फूल हमेशा रोपते थे, कुछ तोड़कर उन पर बिखरा रहे थे फूल। तो हाँ, सिरहाने एक चिराग जल रहा था। सिरहाने एक जहाँ उनका बेटा को लेटाया गया था उनके सिरहाने एक चिराग भी जला है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तलीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। ये कौन बोल रहा है? ये लेखक बोल रहे हैं। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल्य नहीं किए। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी किंतु जो ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उनके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर
कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पकड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह भी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते हैं। स्नान पर उतनी अवस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। करीब 30 कोस पर गंगा थी। गंगा करीब 30 कोस पर थी। साधु को संभाल लेने का क्या हक है, और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते जाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते हैं। 4-5 दिन अब आने जाने में लगते। देखो कितना दूर है, 4-5 दिन आने जाने में लग रहा है। किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती अब बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटते तो तबीयत कुछ सुस्त था। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ी बुखार आने लगा, किंतु नोमवृत के तोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते हैं। लोगों ने मना किया कि देखिए अब बूढ़े हो गए, ज़्यादा नहा धोआ मत कीजिए और ज़्यादा काम वगैरह नहीं किया कीजिए, किंतु हंसकर टाल देते हैं। उस दिन भी संध्या से गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो। माला के एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनकी पंजर पड़ी थी। तो ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन और शानदार था, और इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। ये क्वेश्चन बन सकता है, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन थे, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। इसमें एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहा है जो बहुत ही अलग विचार और अलग सोच, समाज से बहुत अलग हैं। देखो पतोहू जब बेटा मर जाता है तो अपने पतोहू को अपने पास नहीं रखते अपने सेवा पाने के लिए, नहीं, अपने भाई, उनके भाई को, पतोहू के भाई को बुलाकर बोल देते हैं कि जाओ अपने बहन को ले जाओ, और पुनर्विवाह करने के लिए बोलते हैं। पुनर्विवाह मतलब दोबारा विवाह होना। अगर कोई पत्नी विवाह हो जाती है तो पुनर्विवाह करवाते हैं लोग। उनके पत्नी को, उनके भाई को बोलते हैं जाओ अपने बहन को ले जाओ और पुनर्विवाह करवा दो, लेकिन उसकी पतोहू कहती है नहीं, मुझे मत जाने दीजिए वगैरह, ये सब बोलती है। तो आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इस चैप्टर से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसका शब्दार्थ है जो क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर याद कर लीजिए। इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं कि जो हम समझाएं, तो नीचे रहता है। आपके पास किताब होगा तो आप देखे ही होंगे। थोड़ा सा मेरा किताब, ये घर के बच्चे हैं ना, ख़राब कर देते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ है, आप ज़रूर याद कीजिए, और क्वेश्चन आंसर बन सकता है तो बनाइए। ये देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है पाठ से, बाल गोविंद भगत गृहस्थी थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहते थे। बाल गोविंद भगत गृहस्थी थे, लिखना आप लोगों को ये लिखना है आंसर में। बाल गोविंद भगत गृहस्थी थे फिर भी उन्हें साधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो गृहस्थी होते हुए साधुओं की वेशभूषा रखते थे और साधुओं जैसे रहते थे। तो पहला क्वेश्चन आंसर आप लिख लेंगे जैसा हमने बताया है, और थोड़ा सा अपने मस्तिष्क से सोचकर अच्छे से आपको लिखना है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की।
बोलता है कि भगत जो बाल गोविंद भगत है अपनी बेटी की मृत्यु जब हुई थी तो किस तरह अपने मतलब किस तरह व्यक्त किया। आपको लिखना है कि भगत ने अपनी बेटी की मृत्यु होने पर अपनी भावनाओं को गाने और नाचने में व्यक्त की और बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल गई, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। और आपको कुछ लिख देना है, वहाँ पर पॉइंट है। नृत्य कुछ ऐसी है। चलो ठीक है, आगे आते हैं। आप वो अच्छे से लिख लीजिएगा। पुत्र वधु द्वारा पुत्री की मुखाग्नि दिलवाने भगत की व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। मतलब पुत्र वधु मतलब पुत्र जो उनका पुत्र मर जाता है, पुत्र वधु मतलब उनकी मेहरारू जो थी बाल गोविंद भगत के बेटी की वधु थी। वधु और मर होता है ना, जब शादी होता है तो आपने सुना ही होगा। प्रतु के द्वारा मुख्य गणित दिलवाने भगत की व्यक्ति कैसे थी। वो ऐसे विचार के आदमी थे जो कबीरदास को मानते थे और उनके ही कहे पर चलते थे और उन्हीं के अनुसार उन्हीं से सोच समझ कर वो पूछे उनसे कि हम क्या करें, हमारा बड़ा बेटा नहीं है। अब अक्सर देखिएगा जब मृत्यु हो जाती है तो बड़ा बेटा अग्नि को आग देता है, मृत्यु शरीर को आग देता है। तो बड़ा बेटा नहीं है तो बाप तो नहीं दे सकता है, तो वो अपने पतोहू से दिलाएं। तो ठीक है, आप आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन से समझ में आया होगा। अब चलिए, ये पार्ट 1 कल हो गया, आज पार्ट 2 हुआ है। आई होप कि अभी सभी को समझ में आया होगा। और कुछ यहाँ पर इधर है, निम्न अनुच्छेद के आधार पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्न अनुच्छेद के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटे की क्रियाक्रम में तुल्य नहीं किया, बेटे की क्रियाक्रम में तुल्य नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई पतोहू को एक कहानी में से पैसेज इसको ऊपर ये दिया है। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम में भी आएगा, ऊपर दिया रहेगा। इसको बोलते हैं गद्यांश और ये क्वेश्चन है, इसी के आधार पर है। आपको इसमें से इसकी क्या बोला है, बाल गोविंद भगत के पतोहू से बेटे का आग क्यों दिलाई। तो ऊपर से इसमें से आपको देख के समझ के अच्छा से पढ़ के लिख लेना है। पतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़ कर जाने की क्यों नहीं चाहती थी, यहीं से आपको पढ़ के अच्छे से लिख लेना है। पतोहू को रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला, यही सब आपको अच्छे से समझ के लिख लेना है, ऊपर से ही है। अब ये पार्ट से आगे है, ये सब एग्ज़ाम में नहीं बनता है, उतना क्वेश्चन आंसर बनता है। तो आई होप कि आज का क्लास आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, आज आगे बढ़ते हैं और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमने पहले भी बताया था, ये लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं है, आपके प्रति यह हमारा प्यार है। जो आप अगर प्यार हमें दिखाएंगे तभी हम अपना लगन से और मन से काम करते रहेंगे। ओके बच्चों, सो चलते हैं अगली की क्लास में। बोले एक बार जय हिंद जय भारत।